Hello, dear student. Welcome you all in this session. Myself, Kehar Singh Bans, lecturer Political Science, Government Senior Secondary School, Chatada, District Una. Dear students, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के ऊपर हम चर्चा करें इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि सभा किसे कहते हैं। जब कुछ लोग किसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो लोगों के उस समूह को सभा कहा जाता है। इसी प्रकार से जिन लोगों ने हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया था उन लोगों के समूह को हम संविधान सभा कहते हैं। तो आज हमारा विषय इसी संविधान सभा को लेकर है कि ये हमारी जो संविधान सभा जो बनाई गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी पहली बैठक हुई थी, वो संविधान सभा जिसने भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया है जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वो संविधान सभा कैसी थी, उसका स्वरूप कैसा था, उसका गठन किस प्रकार से किया गया, इन सब बातों के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो भारतीय संविधान सभा की जो मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहली विशेषता संविधान सभा की है सांप्रदायिक रचना, कम्युनल कंपोजिशन। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 की मंत्रिमंडल मिशन योजना के अनुसार किया गया था। इस योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए सांप्रदायिक चुनाव विधि निश्चित की गई थी। अब सांप्रदायिक चुनाव विधि किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। सांप्रदायिक चुनाव विधि चुनाव की वह विधि है जिसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अलग प्रतिनिधि चुनते हैं। 1946 की जो मंत्रिमंडल मिशन योजना थी, इस योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों को 3 भागों में या 3 श्रेणियों में बांटा गया था। सामान्य सदस्य, मुसलमानों के प्रतिनिधि और सिखों के प्रतिनिधि। मुसलमानों के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाना था। सिखों के जो प्रतिनिधि थे उनका चुनाव केवल सिख मतदाताओं के द्वारा ही किया जाना था। सामान्य प्रतिनिधि जो थे उनका चुनाव अन्य वर्गों के द्वारा किया जाना था, जिसमें हिंदू, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि शामिल थे। लेकिन स्वाभाविक है कि इसमें हिंदुओं की ही अधिक संख्या थी, तो इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाने थे वो स्वाभाविक है कि उसमें उनमें भी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा ही होगी। तो इस प्रकार संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव जो था वो सुनिश्चित किया गया था। अपने अपने संप्रदाय के लोग अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था जो थी वो 1946 की मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी और इसी आधार पर विधानसभा के सदस्यों को चुना गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सांप्रदायिक आधार पर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। दूसरी जो मुख्य विशेषता संविधान सभा की है वो है अप्रत्यक्ष चुनाव। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से किया गया था।
हालांकि संविधान सभा में दो तरह के सदस्य थे, एक मनोनीत किए गए और दूसरे अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से चुने गए सदस्य। जो मनोनीत किए गए सदस्य थे वो देशी रियासतों से थे। देशी रियासतों के शासकों के द्वारा उन सदस्यों को मनोनीत किया गया था। लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जो सदस्य संविधान सभा में चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से चुने गए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव विधि का मतलब क्या है कि संविधान सभा के इन सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा के सदस्य लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। संविधान सभा की तीसरी विशेषता यह है, इसे कांग्रेस संस्था कहा गया था, अ कांग्रेस बॉडी। संविधान सभा को कांग्रेस संस्था का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि भारत की संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे कांग्रेसी संस्था बताया था। संविधान सभा में कांग्रेस की संख्या इतनी अधिक क्यों थी, इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था। तो 1945 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधान सभाओं के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में इन प्रांतों में कांग्रेस पार्टी को ही सत्ता प्राप्त हुई थी। इसलिए स्वाभाविक था कि इनके द्वारा जो प्रतिनिधि संविधान सभा में चुने गए वो स्वाभाविक था कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक थी। आज़ादी से पहले संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या लगभग 69% थी, जो कि आज़ादी के बाद बढ़कर 82% हो गई थी, क्योंकि आज़ादी के बाद जो था दो संविधान सभाएं जो है वो बन गई थी, पाकिस्तान के लिए अलग और भारत के लिए अलग। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो उनमें कमी आ गई थी और कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वो लगभग 82% संविधान सभा के अंदर थे। नेक्स्ट, संविधान सभा को वकीलों की संस्था कहा गया है, अलायर्स बॉडी। कुछ लोगों ने भारत की संविधान सभा को वकीलों की संस्था बताया था। ऐसा क्यों, वकीलों की संस्था क्यों कहा गया था? क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ आलोचकों ने इसे वकीलों की सभा बता दिया। वकील बहुत अधिक संख्या में थे संविधान सभा के अंदर। हमारी जो संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत योगदान था संविधान को निर्माण करने में, उसका ड्राफ्ट तैयार करने में। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, 7 में से 6 जो है वो वकील थे। तो यही कारण है कि कुछ आलोचकों ने इसे वकीलों की सभा बताया। इवन वन ऑफ द क्रिटिक हैज़ कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर्स पैराडाइज। एक आलोचक ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया था। उसके पीछे यही कारण था कि वकीलों के द्वारा ये संविधान बनाया जा रहा है और वकीलों की भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे वकील ही समझ सकते हैं।
संविधान सभा की पांचवी जो मुख्य विशेषता थी, नाम मात्र विरोधी सदस्य। कांग्रेस पार्टी की ही प्रभुसत्ता थी, अपोजिशन पार्टीज की सदस्यों की संख्या जो है वो केवल नाम मात्र थी। इसके पीछे का कारण वही है कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य जो थे वो संविधान सभा में आगे गए थे। अपोजिशन पार्टी के सदस्यों की संख्या जो है वो बहुत कम थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के अंदर विरोधी सदस्यों की संख्या केवल नाम मात्र ही थी। लास्ट वन जो है वो है संविधान सभा की स्थिति, स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की स्थिति जो है वो क्या थी? आज़ादी से पहले संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा को मंत्रिमंडल मिशन योजना के द्वारा निर्धारित की गई रूपरेखा के अनुसार ही संविधान का निर्माण करना था। अर्थात संविधान सभा किसके नियंत्रण में थी? मंत्रिमंडल मिशन के नियंत्रण में। लेकिन आज़ादी के बाद संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था बन गई थी। अब संविधान सभा के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। अब संविधान सभा स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती थी। मंत्रिमंडल मिशन का नियंत्रण अब संविधान सभा के ऊपर नहीं था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले तो संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न संस्था बन गई थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे भारत की संविधान सभा, जिसने बहुत संघर्ष के बाद, बहुत विचार विमर्श के बाद एक विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो बनाया था। वो संस्था कैसी थी, उसका गठन कैसे किया गया था, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संविधान सभा थी, इसका गठन जो था वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव विधि से किया गया था। इसको एक कांग्रेसी संस्था कहा गया क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या इसमें ज़्यादा थी। वकीलों की संस्था कहा गया क्योंकि वकीलों की संख्या इसमें ज़्यादा थी। विरोधी सदस्य बहुत कम थे। और स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा एक प्रभुसत्ता संपन्न संस्था जो है वो बन गई थी। तो ये हमारी संविधान सभा जो है वो कैसी थी, इसका स्वरूप कैसा था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ।